गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम आप सबके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। सभी विद्यार्थी सबसे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को पुश करेंगे जिससे कि आप तक मेरा सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। चतुर्भुज, ये चतुर्भुज होता क्या है? मतलब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। चतुर्भुज, इसकी परिभाषा की बात करें तो होता क्या है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे चतुर्भुज ऐसे हमारा बन गया, या हमारा ऐसे बन गया, या आपका ऐसे बन गया, या आपका ऐसे बन गया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा चतुर्भुज एक ऐसी आकृति जिसमें चार शीर्ष बिंदु हों, एक ऐसी आकृति जिसमें चार शीर्ष बिंदु हों और उन चारों शीर्ष बिंदुओं को मिलाने से जो बनती है वही चतुर्भुज कहलाती है। तो ये चतुर्भुज है। बट अगर हम एक नाम रखना चाहें कि ये कौन सा चतुर्भुज है तो हम अभी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पर हमने कहीं चार पॉइंट ले लिया ऐसे, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यानी इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। अब क्या किया कि इन सभी पॉइंट को एक दूसरे पॉइंट को मैंने क्या किया, मिला दिया। इन सभी पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। आप क्या देख रहे हैं, चार भुजा हो गई, ए बी एक भुजा, बी सी एक भुजा, सी डी एक भुजा, डी एक भुजा। ठीक है, पहले कितने बिंदु थे, चार बिंदु थे और चार बिंदुओं से कितनी भुजाएं मिली, चार भुजा। अर्थात यदि आपसे कोई पूछे कि एक चतुर्भुज में कितने शीर्ष बिंदु होते हैं, मीन्स कितने बिंदु होते हैं और कितनी भुजाएं होती हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर एक चतुर्भुज में चार शीर्ष बिंदु होते हैं। आप उस चारों शीर्ष बिंदुओं के नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ए बी सी डी दिखाया, आप कुछ और दिखा सकते हैं, पी क्यू आर एस दिखा सकते हैं, के एल एम एन दिखा सकते हैं, पी क्यू आर एस दिखा सकते हैं, टी वी एन ओ दिखा सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब क ख ग घ भी दिखा सकते हैं। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि कोई चार अक्षर आप ले सकते हैं। अब उन चार शीर्ष बिंदुओं से चार भुजा बनती है। मीन्स देखिए, ए बी एक भुजा हो गई, एक बी सी भुजा हो गई, एक सी डी भुजा हो गई, एक डी ए भुजा हो गई, यानी चार भुजाएं होती हैं। अब दो विकर्ण बनेंगे, एक ए से सी को मिला दीजिए, एक विकर्ण हो गया, एक बी से डी को मिला दीजिए, एक विकर्ण, ये हो गया। अर्थात यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा कि मीन्स एक चतुर्भुज में कितने बिंदु होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं और कितने विकर्ण होते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि एक चतुर्भुज में चार शीर्ष बिंदु होते हैं जिनके नाम इस फिगर से ए कामा बी कामा सी कामा डी, चार भुजाएं होती हैं जिनके नाम ए बी कामा बी सी कामा सी डी कामा डी ए, दो विकर्ण होते हैं ए सी कामा बी डी। यह एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज कैसा भी हो बट उसमें चार शीर्ष बिंदु होंगे, चार भुजाएं होंगी, दो विकर्ण होंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या मिला आपको कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। अंडरस्टैंड, भूलिएगा नहीं। अब आते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार देखिए, चतुर्भुज निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब मुख्य तौर पे चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, एक होता है आयत, एक होता है आयत का हम फिगर बना दें, आयत। चलिए, ये आयत मैंने बना दिया। दूसरा फिगर मैं बना दिया वर्ग का, ये मान लीजिए कि ये वर्ग है, दो फिगर हो गया। तीसरा हो गया समांतर, समांतर चतुर्भुज। चलिए, इसका मैं फिगर बना दूं,
ये समांतर, सबका नाम रख दूं ABCD PQRS KLMN। चौथा हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसका मान लीजिए ऐसे, ऐसे मैंने मान लिया, इसको मैं फिर मान लिया ABCD। एक और मान लिया समलंब चतुर्भुज। ऐसे ABCD, सॉरी ऐसे ABCD, यहां से हम एक लंब डाल देते हैं, बट ये हमारा समलंब, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 फिगर आपके सामने है, पांचों का अलग अलग डिफिनेशन होता है, पांचों का अलग अलग डिफिनेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। आयत, पहले बैक में जाइए। चतुर्भुज की परिभाषा मैंने क्या बताया, 4 शीर्ष बिंदुओं और 4 शीर्ष बिंदुओं से मिलकर के 4 भुजा तैयार होता है, ठीक है, और उसी से हमारा चतुर्भुज निर्माण होता है। मीन्स हम परिभाषा दे सकते हैं 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ओके, अब चतुर्भुज निम्न 5 प्रकार के होते हैं, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और एक समलंब चतुर्भुज। ये होता है आपका समलंब चतुर्भुज, यहाँ पे नाम दे दें समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ पे देखिएगा आयत, देखिए एक इस पे रोक करके मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी चतुर्भुज आपके सामने दिख रहा है सभी में 4 शीर्ष बिंदु होंगे, सभी में 4 भुजाएं होंगी, सभी में 2 विकर्ण होंगे, बट यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में मैं बता दूं 2 समांतर भुजाएं होती हैं तो 2 असमांतर भुजाएं होती हैं। देखिए ये और ये जो भुजा है वो समांतर है, मीन्स AB समांतर DC एंड AD इज नॉट समांतर BC। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मीन्स AB समांतर है, यानी AB भुजा और ये DC भुजा एक दूसरे के क्या है, समांतर है। समांतर रेखा की परिभाषा क्या होती है, क्या बताया गया होगा आपको, मीन्स 2 ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, 2 ऐसी रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं और उनके बीच की दूरी हर जगह पर नियत होती है, उसी को हम समांतर रेखा बोलते हैं। यानी समांतर रेखाएं ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है वह नियत होती है। तो इसको आप कितना ही बढ़ाएंगे AB रेखा और DC रेखा को, वह एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं। यदि वह काट दी तो वह समांतर रेखा नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं रेल की पटरी के बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह क्या होती है, समान होती है। अगर वो समांतर न हो तो पता चलेगा क्या कि रेल की जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, वह पता चलेगा पटरी से नीचे आ जाएगी। तो ये हो गया, मीन्स इसमें 2 समांतर रेखाएं होती हैं, एक AB और एक DC, ये समांतर का प्रतीक होता है। अगर 2 रेखा ऐसे कर दिया जाए, बना दिया जाए तो समांतर हो जाएगा, इसी को थोड़ा पट कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए तो वह इक्वल का रूप ले लेती है, ठीक है। पहला फिगर देख रहे हैं आयत। आयत में क्या होता है कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है। मीन्स फिगर से हम आपको समझा रहे हैं ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, और ये क्या है, आपस में बराबर है। अर्थात लिखने की अगर बात की जाए तो क्या लिखेंगे, AB = DC, ठीक है, एंड AD = BC। आपने क्या देखा कि AB यानी ये AB रेखा ADC रेखा के क्या है, इक्वल है,
समझ में आ रही है मेरी बात सभी लोगों को? AB रेखा ये DC रेखा के क्या है, इक्वल है, और ये AD रेखा और BC रेखा ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ओके, तो आपने क्या देखा कि एक कुछ मुद्दा उठा, सॉरी कुछ पॉइंट्स उठे कि आयत में कि आमने सामने की भुजाएं, क्योंकि हमने जिक्र किसका किया, भुजा का किया, तो आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर होती है। अब कोण की बात करें तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण और D बराबर कोण C इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। अर्थात आपने क्या देखा कि ये जितने भी आपके शीर्ष बिंदु हैं वहां पे जो एंगल बनते हैं, जो कोण बनते हैं, वह 90 डिग्री के होते हैं। अर्थात हम एक स्पष्ट रूप में इस पूरे सिस्टम को देख करके हम एक परिभाषा की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज मेरे सामने दो बातें उठ के आई, एक भुजा को लेकर के और एक कोण को लेकर के। मेरे सामने कितनी बातें उठ के आई इस फिगर से, दो बातें उठ करके आई। क्या क्या, एक भुजा को लेकर के और एक कोण को लेकर के। तो आप क्या डिफिनेशन दे सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज, हम लोग चतुर्भुज पढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और साथ ही साथ प्रत्येक कोण, जो दूसरी टॉपिक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अर्थात हम क्या बोलेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम आयत कहते हैं। क्लियर? ठीक उसी तरह से मैं दूसरे की बात करूं तो आप यहां पे देखें कि सभी भुजाएं, इसके लिए क्या लिखेंगे, PQ बराबर QS बराबर SR बराबर RP। ओके, फिर दूसरी स्टेप में क्या उठाया, दूसरा स्टेप कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S बराबर 90 डिग्री। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, अगर हम इस वर्ग की बात करें, डिफिनेशन की, तो यहाँ पे इस फिगर से दो पॉइंट्स उठ के आए। जैसे आयत में आया ठीक उसी तरह से इसमें आया, बट अंतर है, मीन्स अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है। अंतर क्या है, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है कि सभी भुजाएं क्या है, इक्वल है, यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा, बट एंगल इक्वल है, भुजा क्या है, डिफरेंस है। तो आप इसमें क्या बोलेंगे कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। बाकी जो चतुर्भुज में आप दे रहे थे कि चतुर्भुज के 4 शीर्ष बिंदु होते हैं, इस सभी चतुर्भुजों में चाहे वह आयत की बात कर लें, चाहे वर्ग की बात कर लें, चाहे समांतर चतुर्भुज की बात कर लें, चाहे समचतुर्भुज की बात कर लें, चाहे समलंब चतुर्भुज की बात कर लें, सभी में 4 शीर्ष बिंदु होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, सभी में 4 भुजाएं होती हैं, 2 विकर्ण होते हैं, सभी में 2 विकर्ण होते हैं। तो अगर हम बात करें तो वो एक कॉमन फैक्टर है, सभी में वो कॉमन फैक्टर है कि 4 शीर्ष बिंदु होंगे, 4 भुजाएं होंगी, 4 शीर्ष बिंदु होंगे, 4 भुजाएं होंगी और 2 विकर्ण होंगे। ओके, तो यहाँ वर्ग की डिफिनेशन में आपने क्या पा गया कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, वर्ग। समचतुर्भुज में आ जाते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये और ये आपस में समांतर होते हैं और ये आपस में समांतर होते हैं। क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही गलती कर दी कि यहाँ पे अभी ये ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, दर्शाता हूँ। चलिए यहाँ दर्शाते हैं, यहाँ पे कि KL समांतर है NP के, KL समांतर है N M के, और साथ ही साथ एंड KN समांतर है L M के, यानी KL यानी ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं जब ये समांतर हैं और एक घिर गए हैं तो कहीं ना कहीं ये आपस में बराबर होंगे। आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा इस डायग्राम को लेकर के और इस डायग्राम को लेकर। यहाँ KL समांतर NM तो है, यानी KL समांतर NM तो है,
ये तब बराबर नहीं होता जब ये और ये मिलते हैं इससे। अगर ये स्वतंत्र होता, जैसे ऐसे कर देता, फिर इसको हम कह भी सकते हैं कि ये बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके रीजन क्या है कि इसकी जो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, इसको मिलाया नहीं गया है। तो तुलना के तौर पे इसकी लंबाई यानी KL की लंबाई कुछ और हो सकती है, यानी M की लंबाई कुछ और हो सकती है। अब जरा उस पर विचार करेंगे तो जरूर कुछ पाएंगे। और वैसे देखने में तो लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको मिटा के तो बनाया। तो अगर एक छोर अगर बंद ना रहे तो ऐसी कंडीशन में हमारे सामने दो सिस्टम आएंगे। क्या आएंगे? KL समांतर M तो है, बट यहाँ पे दो केस उठेंगे, एक ऐसे हो सकता है और एक ऐसे हो सकता है। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। किस कंडीशन में नहीं कहा जा सकता है? कि तब जब L और M आपस मतलब L और M वाला जो पॉइंट्स है वो मिला ना हो। ठीक है। और अब जरा देखिए, यदि ये मिल गया तो कहा, तो सिंपल सी बात है, जो ये समांतर है 100% और उसके बीच की दूरी मैंने आपको बताया हर जगह नियत होती है। तो ये इसको मिला दिया, ये इसको मिला दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया कि एक डायग्राम बना दिया, एक भरा हुआ डायग्राम बना दिया। अब इसके बाहर आप जा नहीं सकते हैं। तो तुलना के तौर पे हम समांतर चतुर्भुज का हम आयत से करते हैं, बट एक चीज नहीं पाते हैं। वो क्या नहीं पाते हैं? एंगल नहीं पाते हैं। भुजाएं तो आपस में बराबर मिल जाती हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, KL = NM एंड KN = EL। आप ऐसा लिख सकते हैं। बट जो एंगल की बात होती है वह एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो KL M N के जो कोण प्राप्त होते हैं वह 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अर्थात समांतर चतुर्भुज में हम क्या देते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं परंतु प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। एक डिफिनेशन और मिलता है यहाँ पे, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं बट एंगल 90 अंश का नहीं होता है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक बात समचतुर्भुज में बैठती है कि मैं समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मीन्स चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, परंतु एंगल की जो बात करते हैं वह समकोण नहीं होता है। भुजाएं तो बराबर होती हैं बट एंगल क्या होता है? समकोण नहीं होता है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि AB = BC = CD = DA, बट कोण A is not, कोण B is not, कोण C is not, कोण D ऐसे नहीं, ये तो पॉसिबल हो सकता है सर। कोण A कोण ऐसे, कोण A is not 90 डिग्री, कोण B is not 90 डिग्री, कोण C is not 90 डिग्री एंड कोण D is not 90 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे मीन्स सबका मतलब क्या मिला कि जो चारों कोण होते हैं वह 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो समचतुर्भुज की डिफिनेशन क्या दे देंगे आप कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं परंतु समकोण नहीं होती हैं, मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। समलंब चतुर्भुज में एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं, तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो जरा सोचिए कि जब दो भुजाएं समांतर होंगी और दो भुजाएं असमांतर होंगी, यानी ये और ये असमांतर है, तो एंगल को ज्ञात करना थोड़ा सा चैलेंज वाली बात हो जाती है, मुश्किल सी बात हो जाती है। ठीक है, तो AB यानी ये और ये क्या है? समांतर है, और ये समांतर है। बट हम क्या करते हैं कि इस B पॉइंट से, ठीक है, चाहे वहां से ले ले चाहे यहाँ से, मतलब फिगर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या किया, इस B पॉइंट से CD रेखा पे क्या कर दिया? लंब डाल दिया। कौन सा लंब? BM लंब है किस पे? DC।
तो कन्फर्मली जो यहाँ यम पर एंगल प्राप्त होता है दोनों साइड में वह 90 डिग्री का बनता है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी एम डी इज इक्वल टू 90 डिग्री और कोण बी एम सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल शब्दों में एक रेखी पर 180 अंश का कोण बनता है और उस एक रेखी पर अगर कोई परपेंडिकुलर बन जाए, 90 अंश का कोण बन जाए तो 90 डिग्री का बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम आप सभी से आशा करते हैं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपको यदि अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।